Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss June 2023 PYQ. So in the previous sessions, we have completed March 2023 and today I'm going to start part 2, which is part 1 which we have completed, and 2023, June 2023 we have started part 2. So start करते हैं फिर आज का लेसन. So हमारे 7 क्वेश्चंस पहले कंप्लीट हो चुके हैं प्रीवियस सेशन में. So आज का है हमारा क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन वेयर. इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन. आपको बताना है इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है. मीन्स अ सिस्टम, किस तरह की एजुकेशन की बात की जा रही है. वेयर इन स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर प्रोवाइडेड एजुकेशन विद सुटेबल मॉडिफिकेशन इन करिकुलम. कि वो स्टूडेंट जो शेड्यूल कास्ट और SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं, जब आप उनके एजुकेशन प्रोवाइड करते हो उनके मॉडिफिकेशन के हिसाब से, करिकुलम उनके हिसाब से सुटेबल मॉडिफिकेशन उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, करिकुलम प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके हिसाब से जब आप उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. टीचिंग इज सुटेबिलिटी अडेप्टेड टू बीट द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल. दैट मीन्स आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स आप उनकी लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग आप उन्हें पढ़ा रहे हैं. स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर. जहां पर नॉर्मल स्टूडेंट्स और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स साथ पढ़ रहे हैं. अर्बन डिप्राइव्ड है प्रोवाइडेड एजुकेशन. जहां पर वो एजुकेशन जहां पर आपके जो अर्बन डिप्राइव पीपल हैं वो भी एजुकेशन ले रहे हैं. अब आप अर्बन डिप्राइव से क्या समझते हैं. अर्बन डिप्राइव का मतलब क्या होता है. अर्बन पीपल हो गया. अर्बन डिप्राइव अर्बन पीपल जो बच्चे शहर में रहते हैं लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो अच्छी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं ले पाते. अब कई बार क्या होता है, फैमिली में इनकम कम है, फैमिली में फैमिली मेंबर ज्यादा हैं, तो उनको वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती. तो ये बच्चे हो गए अर्बन डिप्राइव्ड. वो अर्बन डिप्राइव्ड कहलाए जाएंगे. स्टूडेंट्स अफेक्टेड विद HIV/AIDS आर नॉट अलाउड फॉर एडमिशन. ये तो इसमें गलत हो जाता है. देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है. जहां पर नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे साथ पढ़ते हैं. जहां पर हम किसकी बात करते हैं, इंक्लूजन की बात हम करते हैं. तो दीज आर द दिस इज द इंक्लूसिव एजुकेशन. ठीक है. तो आपका ABCD जो है देख सकते हैं इसमें हम. जो आपका यहाँ पे हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल, एक मिनट, इस क्वेश्चन में जो बात की गई थी, स्टूडेंट फ्रॉम SC ST आर प्रोवाइडेड एजुकेशन विद सुटेबल मेडिकल. इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, सिंपली कि जहाँ पर नॉर्मल बच्चे और डिसेबल बच्चे साथ पढ़ते हैं. दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन. यहाँ पे SC ST को या HIV/AIDS वाले बच्चों के लिए कोई ऐसा प्रेफरेबली बात नहीं कही गई है. और ये एक बात गलत है कि ऐसे बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता. तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं. तो आपको जो BCD ऑप्शन है, तो मैंने अर्बन डिप्राइव का मतलब आपको समझा दिया. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी है कि जिसकी किसी अगर रीजन की वजह से, पावर्टी की वजह से या लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी स्कूल्स की वजह से अगर वो बच्चे एजुकेशन नहीं ले पा रहे, तो उनको आप क्या कहलाते हैं, अर्बन डिप्राइव बच्चे कहलाते हैं. जो अर्बन एरियाज में तो रहते हैं लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ड्यू टू इसेंशियल रिसोर्सेज वो एजुकेशन अच्छी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे उनके पेरेंट्स उनको. तो उन बच्चों को अर्बन डिप्राइव कहा जाता है, चिल्ड्रन. So BCD is your correct answer. Next question है हमारा, which of the following functions have been suggested for district institutes of education and training, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइट्स, इन प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 POA 1986 में कौन कौन से सजेशंस दिए गए थे डाइट्स को, वो आपको बताना है. प्री सर्विस एंड इन सर्विस. देखिए डाइट्स किसके लिए होता है, एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए होता है, एलिमेंट्री स्टूडेंट्स के लिए होता है. ठीक है. तो उसके प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन जो नहीं, टीचर्स की फॉर्मल स्कूल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सजेशंस दिए गए थे. ट्रेनिंग होना, ओरिएंटेशन होना हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन की, ताकि जो इंस्टीट्यूशन की प्लानिंग या मैनेजमेंट है वो अच्छी हो सके. बिल्कुल ठीक बात है. ओरिएंटेशन होना कम्युनिटी के लीडर्स का, फंक्शनरीज ऑफ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्कूल लेवल की एजुकेशन के ऊपर, उनका होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सर्विस एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स. सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की बात इन्होंने कह दी तो ये गलत हो गया क्योंकि ये एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए था. आपका एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन डाइट में हमेशा होता है क्योंकि स्मॉल स्केल स्टडी होती है जो करके देखी जाती है, जो सबसे बेस्ट होता है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो अगर हम देखते हैं इसका यहाँ पे कंप्लीट, मैंने इसकी पूरी थ्योरी दी हुई है कि ये जो आउटलाइन किए गए थे फंक्शन डाइट्स के, वो क्या कहते हैं. प्री सर्विस एंड इन सर्विस एजुकेशन जो टीचर्स की थी फॉर्मल स्कूल सिस्टम में, इससे क्या होता था, टीचर्स को क्या दिया जाता था, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, उनका करिकुलम डेवलप कराया जाता था, उनसे क्लासरूम मैनेजमेंट उनको सिखाया जाता था ताकि वो बच्चों के साथ अच्छे से एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल टीचर्स बन पाए डाइट्स के. उनको ट्रेनिंग दी जाती थी. ठीक है. किसको ट्रेनिंग दी जाती थी, जो हेड होते थे इंस्टीट्यूशन के, ताकि वो अपनी जो इंस्टीट्यूशन है उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए. स्कूल को किस तरह से मैनेज करना है, फाइनेंस को किस तरह से मैनेज करना है, स्कूल का क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उनको चाहिए, वो सब चीजें उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी. नेक्स्ट आता है आपका ओरिएंटेशन ऑफ कम्युनिटी लीडर्स. कम्युनिटी लीडर्स से स्टेक होल्डर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, जो आपकी सोसाइटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका कंप्लीट इन्फ्लुएंस होता है हमारे स्कूल लेवल एजुकेशन पे, तो उनको भी कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन किया जाता था.
ताकि जो आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इम्प्रूव हो सके। फिर आता है आपका एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्शन रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन हम समझ सकते हैं। डाइट्स ने देख लिया था, एक्शन रिसर्च की थी, एक्सपेरिमेंटेशन किया था, ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो जो इंक्लूड कर दिए रिसर्च को कि किस तरह से आप क्लासरूम प्रैक्टिस को इम्प्रूव कर सकते हो, नए टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं जो एजुकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बेसिस पे, क्योंकि जो आपका डी ऑप्शन था विच इज योर रॉन्ग आंसर, तो ए बी सी एंड डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग के बारे में बात की जा रही है। आपने इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग की बात की हो, पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन यहाँ आपसे क्या कर रहा है, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर। जब हम जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं तो अब आपका क्या होता है, ऐसे में डिडक्टिव रीजनिंग होती है। जब आप पर्टिकुलर टू जनरल जाते हैं, पर्टिकुलर से आप जनरल कंसेप्ट की तरफ जाते हैं, जनरल ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं, तो ये आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है। और पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर ये आपकी ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है। देखिए ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, जब आपने कोई किसी एक स्पेसिफिक चीज को लेकर आपने ऑब्जर्व किया, फिर आपने कंक्लूजन निकाला, किसके बेसिस पे, किसी दूसरी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, उसी तरह की ऑब्जर्वेशन आपने कहीं और की, फिर उसके बेसिस पे आपने कंक्लूजन निकाला कि हाँ यही सही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या देखा, आपने देखा कि स्वेंस हैं, ठीक है, आपने देखा कि हमेशा वो कैसी दिखती है, व्हाइट दिखती है। तो आपने ये कंक्लूड कर दिया कि अब उसके बाद जब आपने जितनी भी स्वेंस देखी वो भी आपने व्हाइट देखी, तो आपका कंक्लूजन क्या हुआ कि जो स्वेंस हैं वो व्हाइट होती है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। यू आर मेकिंग अ कंक्लूजन अबाउट ऑल स्वेंस। किसके बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि आपने स्पेसिफिकली स्वेंस को देखा है, आपने बर्ड्स की बात नहीं की, आपने किसी और एनिमल की बात नहीं की, आपने किसी और बर्ड की बात नहीं की, आपने स्पेसिफिक एक स्वेन की बात की। आपने देखा स्वेंस जो होती है वो सब व्हाइट होती है। तो जब आपने अलग किसी स्पेस में जाके अलग जगह जाके देखा, वहां पे भी स्वेंस आपको व्हाइट कलर की मिली, तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट मीन्स कि जो स्वेंस हैं वो व्हाइट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग क्या होती है आपकी, डिफरेंट होती है इंडक्टिव रीजनिंग से। क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हैं, पर्टिकुलर टू जनरल। अब पर्टिकुलर टू जनरल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकालते हैं, कोई जनरल रूल बनाते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में। ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, आप किसी जनरल से लेकर आप किसी पर्टिकुलर पे लेके आते हैं, किसी स्पेसिफिक केस को उसको अप्लाई करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, डिडक्टिव रीजनिंग कहलाता है। आई विश के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर टू पर्टिकुलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, ये आपका आता है आइडियलिस्टिक करिकुलम पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग आपको दिए गए, एग्जिस्टेंशियलिस्ट करिकुलम, रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिस्ट। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जो आइडियलिस्ट की बात करते हैं वो आइडियाज की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं। So it's based on the body and mind along with virtues, and it's a reading, gymnastic and music painting. ये हुआ आपका आइडियलिस्टिक करिकुलम। एग्जिस्टेंशियलिस्ट करिकुलम किसकी बात करता है, सेल्फ की बात करता है, कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट की बात करता है। फोकस किस पे होता है, इसका एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट पे होता है, बेस्ड ऑन ब्रॉड आइडियाज एंड concepts, focus on abstract subject followed by moral and cultural values. नेक्स्ट आपका आता है रियलिस्टिक करिकुलम। रियलिस्टिक का मतलब क्या हुआ, जहां पे कहीं ना कहीं आप क्रिटिकली चीजों की बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेटरी चीजों की बात कर रहे हैं। तो रियलिस्टिक करिकुलम जो प्लान किया जाता है, जो कि इंड्यूस किया जाता है, टीचर स्टूडेंट की क्रिटिकली सोचें कि जो टीचिंग है वो आपकी एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए एज कंपैरिजन टू एक्सप्लोरेटरी। फिर आता है हमारा प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म किसकी बात करते हैं, प्रैक्टिकल सिचुएशंस की बात करते हैं, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस अ पार्टनर इज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मूक्स क्या, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है, कौन सी इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये देखिए, मूक्स के आपका लर्नर सेंट्रिक कोर्सेज होते हैं। मूक्स कैन बी असेस्ड बाय अ लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज हर टीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल मूक्स क्या होता है आपका, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो कि लर्नर सेंट्रिक होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लर्नर इसको बहुत इजीली अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, अपने पेस के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर सकता है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, लर्न कर सकता है। मूक्स जो होता है असेस होते हैं बाय द लर्नर, बिल्कुल ठीक बात है, लेते कि लेकिन इसमें जो दिया ना, इन द प्रेजेंस ऑफ हिज टीचर, ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं है। बच्चा घर में भी कर सकता है मूक्स के कोर्सेज, ऐसा नहीं कि उसे टीचर की प्रेजेंस की जरूरत है। तो इसलिए बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या बात बोल दी, इन द प्रेजेंस ऑफ हिज टीचर। देखिए इसके आगे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है। दैट मीन्स
ये सही तो है कि ये असेस होता है प्रेजेंस ऑफ टीचर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टीचर का पूरा कंट्रोल है उस लर्निंग पे। स्टूडेंट आर इन कंट्रोल ऑफ देयर लर्निंग इवन इफ दे आर टेकिंग अ मूव इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर और इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने पेस पे अपने अकॉर्डिंग लर्न करता है। तो सेकंड ऑप्शन जो होगा आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, आपको मैचिंग दी गई है। मैचिंग में आपको थ्योरीज दी हुई है, उसके बेसिस पे आपको इनके फंक्शंस के बेसिस पे आपको इनको मैच करना है। रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी क्या होती है, जहाँ पे कोई भी अगर हम बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक डिप्राइव्ड सिचुएशन को लेकर आती है, किसी भी कंफ्लिक्ट को लेकर आती है। अगर किसी सोशल ग्रुप्स के बीच में आपस में एक दूसरे को लेकर कंफ्लिक्ट हो जाता है कि वो उससे ज्यादा बेहतर है, जब कंपैरिजन वाली बात आ जाती है, रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इट बिलीव दैट social conflicts arise when a social group feels that it's worse than off than around it। कंफ्लिक्ट थ्योरी नाम से क्लियर हो रहा है, कंफ्लिक्ट की बात की जा रही है। जब दो सोशल ग्रुप्स के बीच में, आपस में कुछ ग्रुप्स के बीच में क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो जाएगा। ज्यादातर ये जो थ्योरी है ये किसके साथ एसोसिएट करती है, मार्क्सिज्म के साथ, कार्ल मार्क्स के साथ। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से हम देख सकते हैं कि किसी भी चीज को आप स्ट्रक्चरली, किसी भी चीज को आप सोशलाइज कर रहे हो प्रॉपरली। देखिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या होता है, ये भी एक सोशोलॉजिकल थ्योरी है आपकी, जिससे हम देख सकते हैं कि जो सोसाइटी है वो हमारी बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है और बहुत सारे पार्ट्स के साथ वो इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि सोसाइटी है, सोशल ऑर्डर है, किस तरह से आप अपनी सोसाइटी में मूव करते हैं। इसके हिसाब से अगर हम देखते हैं इस थ्योरी के हिसाब से, जो हमारी फैमिली है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, ये सब चीजें साथ काम कर रही हैं सोसाइटी में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। सबके अपने अपने रोल्स हैं, सबके अपने अपने कंट्रीब्यूशन है किसी भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। हमारी सोसाइटी की जो रूल्स हैं, जो सोशल लॉज हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ये सब चीजें साथ काम करती है। दिस इज कॉल्ड आपकी जो सोसाइटी किस तरह से स्ट्रक्चरली फंक्शन कर रही है। तो ये उस चीज को डिफाइन करता है। पॉलिटिकल थ्योरी नाम से डिफाइन होती है, दैट मीन्स पॉलिटिकली आइडियाज की बात की जा रही है, कंसेप्ट की बात की जा रही है, डेमोक्रेसी की बात की जा रही है, इक्वालिटी की बात की जा रही है, फ्रीडम की बात की जा रही है, पॉलिटिकल थॉट्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म था वो बिलीव करता था कि कोई भी की एजेंसी जैसे एजुकेशन, कि किस तरह से आप अपने बच्चों को, टीनेजर्स को सोशलाइज कर रहे हैं। सोसाइटी के लॉस की बात की जाती है, सोसाइटी को आप कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी जो भी आपका मीनिंग है, किस चीज को डिफाइन करता है, इक्वालिटी को डिफाइन करता है, फ्रीडम को डिफाइन करता है, जस्टिस को डिफाइन करता है, पॉलिटिकल आइडियाज को डिफाइन करता है। तो इसके बेसिस पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूब्रिक्स की बात की जा रही है यहाँ पे, रूब्रिक्स क्राइटेरिया की बात की जा रही है। रूब्रिक्स क्राइटेरिया नीडेड होता है फॉर द फील्ड एंगेजमेंट। रूब्रिक्स क्राइटेरिया जरूरत होती है फील्ड एंगेजमेंट के टाइम पे, क्योंकि वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन, समेटिव इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेटिव फीडबैक, या फिर प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन, या कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन। देखिए जो रूब्रिक्स होता है वो हमारा स्कोरिंग टूल होता है, जिसके बेसिस पे आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर। रूब्रिक्स का एक स्कोरिंग टूल होता है जो कि आपको गाइड करता है असेस करने के लिए कि किस तरह की किसी भी स्पेसिफिक टास्क को लेके, किसी भी असाइनमेंट को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है आपके स्टूडेंट से, उसको आप इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। आपको बच्चों को ग्रेड्स प्रोवाइड करने हैं, आपको बच्चों को प्रोजेक्ट्स देने हैं, प्रेजेंटेशंस देनी है, उनके बेसिस पर किस तरह से आप उनकी ग्रेडिंग करेंगे। जैसे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि जब आप ग्रेड्स देंगे, जिन बच्चों के ग्रेड्स अच्छे नहीं होंगे, वहां आप देख सकते हैं कि बच्चा को कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सबमिटिव इन्फॉर्मेशन, दैट मीन जब आप बच्चे का ओवरऑल इवेल्युएशन चेक कर रहे हैं, वहां आपको पता चल जाएगा बच्चे किस सब्जेक्ट में वीक है, आपको कहाँ उसके साथ काम करना है। कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन, आपको कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू द रूब्रिक्स कि बच्चा चीजों को किस तरह से समझ पा रहा है, किस तरह से चीजों को कर पा रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो फीडबैक है, ये स्टूडेंट को सेल्फ असेस करने में भी हेल्प करती है उसको, ताकि उसे पता हो कि उसे कहाँ कितना इंप्रूव करना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो आपका डायग्नोस्टिक एंड समेटिव की बात करता है, कंटिन्यूस की बात करता है, फॉर्मेटिव और प्लेसमेंट इन्फॉर्मेशन की बात नहीं करता, क्योंकि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, फॉर्मेटिव फीडबैक है स्टूडेंट्स को, फॉर्मेटिव असेसमेंट में दी जाती है। रूब्रिक्स क्या काम करता है, जहां पे आपको ग्रेडिंग्स देनी होती है बच्चों को, स्कोर देना होता है। सो अब क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज इज यूज फॉर क्लिनिकल एनालिसिस। क्लिनिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जहां पे आपको किसी की इन डेप्थ स्टडी करनी है, इन डेप्थ करनी है, किसी की एक प्रॉपर केस के ऊपर करनी है, कोई प्रॉब्लम के ऊपर करनी है। क्लिनिकल से ये चीज क्लियर हो रही है, तो कोरिलेशन तो हो नहीं सकता, सर्वे भी नहीं हो सकता। केस स्टडी कर सकते हैं हम, ट्रेंड में आपकी कोई भी और लेटेस्ट स्टडी आ सकती है, लेकिन जब हम क्लिनिकल एनालिसिस की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी एक पेशेंट की बात करें, जिसके ऊपर किसी एक केस के ऊपर बात कर रहे हैं,
इसकी आपको इन डेप्थ स्टडी करनी है, क्योंकि जो केस स्टडी मेथड होता है वो कहीं ना कहीं हमारा इन डेप्थ होता है, ताकि आप किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पे कर रहे हो, किसी की एक इवेंट पे कर रहे हो, किसी एक सिचुएशन पे कर रहे हो, और ये हमारी कौन सी रिसर्च कहलाती है, क्वालिटेटिव अप्रोच कहलाती है, क्योंकि आपको एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी प्रोवाइड करती है, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है। और जो हमारी क्लिनिकल एनालिसिस है, जो इसमें हम केस स्टडी करते हैं, जनरली कब यूज होता है, जब आप किसी रेयर कंडीशन पे, किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पे, या किसी पेशेंट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसकी बीमारी को लेकर, उसकी लाइफ को लेकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस एक ऐसा टर्म है जो हमारी साइकोलॉजी में हमेशा आता है और एजुकेशन में भी आता है। वो किससे रिलेट करता है, जो हमारे प्याजे थे, चार स्टेजेस इन्होंने दी थी, विच इज सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो आता है 0 to 2 years के स्टूडेंट्स के साथ आता है, इंडिविजुअल्स के साथ आता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 एंड फॉर्मल ऑपरेशन 11 ऑनवर्ड्स। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज के साथ, सो थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन, एंड बीच में 2 दिन मैं लेसन नहीं डाल पाई ड्यू टू सम पर्सनल इश्यूज। सो थैंक यू फॉर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग, एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। इसके नेक्स्ट में मैं आपको जून के आगे क्वेश्चंस कराऊंगी। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।